हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट मेरी है जो हमेशा रहती है। अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और इनसे पढ़ रहे हैं तो अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है या अच्छी लग रही हैं वीडियोस तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। डिमांड क्या होती है, मीनिंग ऑफ डिमांड। देखिए, सिंपल वे में डिमांड और डिजायर को हम एक ही सेंस में यूज कर लेते हैं कि डिजायर इच्छा और मांग। डिमांड और डिजायर को सिंपल वे में हम एक ही चीज़ में ये लेने की इच्छा है, वो इसी को हम डिमांड मान लेते हैं कि ये डिमांड है हमारी। बट इकोनॉमिक्स में ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इच्छा, डिजायर तो हम किसी भी चीज़ की हो सकती है। जैसे कि हमें प्लेन खरीदना है, एरोप्लेन खरीदना है, ये हमारी इच्छा है। बट क्या ये पॉसिबल है? अगर इतनी परचेजिंग पावर हमारे पास है जो हम एरोप्लेन खरीद लें, तो क्या है कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर डिमांड को समझने के लिए आपको ये समझना है कि डिमांड के लिए एक सफिशिएंट परचेजिंग पावर और विलिंगनेस टू स्पेंड जरूरी है। यानी सफिशिएंट परचेजिंग पावर का मतलब है हमारे पास सफिशिएंट मनी होना जरूरी है। जिस वस्तु की हम डिमांड कर रहे हैं उसे खरीदने के लिए हमारे पास उतना पैसा होना चाहिए। और दूसरी बात, विलिंगनेस टू स्पेंड, यानी कि खर्च करने का मन भी होना चाहिए। विलिंगनेस, इच्छा भी होनी चाहिए खर्च करें हम। कभी कभी क्या होता है कि पैसा तो है बट हम खरीदना नहीं चाह रहे। हमने कहा कि हाँ यार फ़ोन लेना है, हमें आईफोन लेना है, पैसे भी हैं, ठीक है, 50,000 रुपये का आएगा, तो 50,000 भी हमारे पास हैं, लेकिन हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं। हम कह रहे हैं नहीं अभी चलो ले लेंगे बाद में। तो विलिंगनेस भी चाहिए, खर्च करने की क्षमता भी होनी चाहिए, मतलब खर्च करने का मन भी होना चाहिए और उसकी सफिशिएंट परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, यानी कि उसके पास पैसा भी होना चाहिए। और एक टाइम पीरियड भी इसमें होता है। ऐसा नहीं है कि एक लॉन्ग टाइम के लिए हमने कहा कि वो चीज़ खरीदनी है और उसमें 10 साल लग गए, ऐसे डिमांड नहीं होती है। डिमांड के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी होता है। तो जब स्पेसिफिक टाइम पीरियड में सफिशिएंट परचेजिंग पावर और विलिंगनेस टू स्पेंड ये सब चीज़ें मिल जाती हैं तो तब वो डिमांड बन जाती है। तो इसे सिंपल वे में कैसे लिखेंगे? डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। यानी कि डिफरेंट प्राइस, अलग अलग वस्तु की अलग अलग प्राइसेस होते हैं। डिफरेंट प्राइस पर एक कंज्यूमर जब डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, अलग अलग क्वांटिटीज, उस अलग अलग वस्तु की अलग अलग क्वांटिटीज को खरीदने के लिए रेडी हो जाता है, तैयार रहता है, तो उसे डिमांड कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में आप समझ गए होंगे कि क्या है कि डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। यानी कि उस वस्तु की डिफरेंट प्राइस पर, कोई वस्तु मतलब है 10 रुपीज़ की, कोई 15 की है, कोई 50 की है, कोई 30 की है। डिफरेंट प्राइस होती हैं। डिफरेंट प्राइस पर वो क्वांटिटी कितनी लेना चाहता है, किसी की 10, किसी की 20, किसी की जो भी क्वांटिटी जो लेना चाहता है, उन्हें वो लेने के लिए तैयार है, रेडी है, तो वो उस वस्तु की डिमांड हो जाती है। ये बात आप समझ गए। देखिए, अब इसका सेकंड कॉन्सेप्ट आता है कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या है। ये थोड़ा सा डिमांड से डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है डिमांड से। ये कभी कभी पूछा भी जाता है क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड में क्या डिफरेंस है। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है? इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? वो है स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड। जो स्पेसिफिक का मतलब मीन्स है कि 10, 20, 30 जो भी क्वांटिटी है, नंबर ऑफ आइटम्स जिन्हें परचेज करना है, जो भी खरीदी जाएगी, टू बी परचेज जो भी खरीदी जाएगी, अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ
अ कमोडिटी, जो किसी स्पेशल जो भी प्राइस है उसकी वो मालूम है और उसके अकॉर्डिंग जिसे खरीदा जा रहा है जितनी क्वांटिटी को, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। अब एक टर्म और आती है डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड किसे कहते हैं, ये कभी कभी पूछा जाता है। डिराइव्ड डिमांड का मतलब है इनडायरेक्ट डिमांड। जैसे कि एक एग्जांपल से समझ लेंगे, कोई कार परचेज की जा रही है, कार है डायरेक्ट डिमांड, सिंपल सी बात है, कार जो खरीदी जा रही है तो कार डायरेक्ट डिमांड है। और पेट्रोल, कार जब लेंगे तो उसके लिए पेट्रोल भी चाहिए, जो पेट्रोल की डिमांड है वो डिराइव्ड डिमांड कहलाएगी या इनडायरेक्ट डिमांड कहलाएगी। विदाउट कार या बाइक या जो भी व्हीकल है उसके बिना पेट्रोल नहीं परचेज किया जाएगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब कोई व्हीकल है आपके पास, या कार या पेट्रोल, कार या बाइक या कोई और जो भी है। तो इसलिए जो किसी एक वस्तु की जो डिमांड है वो किसी दूसरी वस्तु की वजह से जब हो जाती है, जब किसी की वजह से जो दूसरी डिमांड पैदा होती है उसे कहा जाता है डिराइव्ड डिमांड। कहने का मतलब यहाँ जो पेट्रोल की डिमांड हो रही है वो कार की वजह से हो रही है। कार खरीदने की, जितनी कार की परचेजिंग इंक्रीज होगी, जितना कार ज़्यादा खरीदी जाएंगी उतना ही पेट्रोल की डिमांड ज़्यादा होगी, तो इसे डिराइव्ड डिमांड कहा जाता है। सिंपल आप समझ गए होंगे। अब है डिमांड स्केड्यूल। ये डिमांड स्केड्यूल क्या है, आप इसे समझ लीजिए। जब कोई भी कंज्यूमर डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को परचेज करना चाहता है, तो उसको जब हम एक टेबल के द्वारा शो करते हैं तो उसे डिमांड स्केड्यूल कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, प्राइस है 1 2 3 और क्वांटिटी डिमांडेड, सपोज प्राइस 1 होती है तो कंज्यूमर 50 क्वांटिटीज को खरीदना चाहता है, 50 वस्तुएं खरीदना चाहता है। यानी कि सपोज एक आइसक्रीम की प्राइस 1 रुपीज़ है तो 50 खरीदना चाहता है, 50 खरीदना चाहता है। और प्राइस 2 होने पर वो 40 खरीदना चाहता है, प्राइस 3 पर वो 30 खरीदता है। तो ये जो अगर हम एक टेबल के द्वारा इसे जैसे शो कर रहे हैं, जैसे कि ये बन रही है, तो इसे डिमांड स्केड्यूल या डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। अब हम समझते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल दोनों चीज़ क्या होती हैं। पहले इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, ये दो तरह के होते हैं, एक तो मार्केट होता है, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में एक कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर एक होता है और वो डिफरेंट जो कमोडिटी हैं उनकी अलग अलग क्वांटिटी को परचेज करना चाहता है अकॉर्डिंग टू प्राइस, तो उसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। उसे अगर हम एक टेबल के द्वारा शो कर देते हैं तो उसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। ध्यान से समझ लीजिए, एक कंज्यूमर डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट कमोडिटीज़ की डिफरेंट क्वांटिटीज़ को परचेज करना चाहता है, तो उसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। जैसे कि ए कमोडिटी है, ए वस्तु है, बी है, सी है, अलग अलग है। और फर्स्ट प्राइस यानी कि प्राइस 1 रुपीज़ पर वो ए वस्तु को 50 क्वांटिटी, ए की 50 क्वांटिटीज खरीदना चाहता है और बी कमोडिटी की 60 खरीदना चाहता है और सी की 70 खरीदना चाहता है। इसी तरह से प्राइस 2 पर अगर ए की, बी की, सी की, तीनों की प्राइस अगर 2 रुपीज़ है तो ए को तो वो 40 खरीदना चाहता है, बी की वो 50 खरीदना चाहता है और सी की वो 60 खरीदना चाहता है। प्राइस अगर 3 हो जाती हैं तो क्वांटिटी इसकी 30 खरीदना चाहता है, इसकी 40 खरीदना चाहता है, 50 खरीदना चाहता है। तो इस तरह से वो जब अलग अलग प्राइस पर अलग अलग कमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटीज़ को जब जो खरीदना चाहता है उसको हम एक शेड्यूल के द्वारा अगर शो करते हैं तो उसे हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, आप इसे समझिए। सपोज अब इसमें क्या था, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में प्राइस डिफरेंट प्राइस पर कंज्यूमर एक ही होता था, कंज्यूमर एक होता था। वहाँ हमने ए बी सी अलग अलग कमोडिटी दिखा दी थी, उसको एक भी दिखा सकते हैं, खाली ए भी दिखा सकते थे, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंज्यूमर अलग अलग है, ए कंज्यूमर है, बी है, सी है, अलग अलग व्यक्ति हैं और मार्केट में जाते हैं। और मार्केट में जो शॉपकीपर है वो अब सपोज एक कोई आइटम है, सपोज आइसक्रीम है, उसके 1 रुपये वाली की डिमांड जो है ए कंज्यूमर जो है वो 5 करता है, 2 रुपये वाली की 4 करता है,
₹3 वाली की 3 करता है, ₹4 वाली की 2 करता है। ये एक का इंडिविजुअल शेड्यूल हो गया। अच्छा, बी का इंडिविजुअल शेड्यूल क्या है कि वो प्राइस 1 पर जो आइसक्रीम ₹1 की मिल रही है उसकी वो 6 करता है। ए वाला 5 करता है तो ये 6 करता है। दूसरा कंज्यूमर, बी कंज्यूमर है सपोज, ये 6 करता है और प्राइस से 2 प्राइस पर 5 करता है, 3 प्राइस पर 4 करता है, 4 प्राइस पर 3 करता है। उसके बाद सी कंज्यूमर जाता है, तीसरा ग्राहक जाता है सी, और वो जो ₹1 वाली आइसक्रीम है उनका ऑर्डर करता है 7, और 2 वाली का करता है 6, 3 वाली का करता है 5, 4 वाली का करता है 4। अब एक जो शॉपकीपर है या मार्केट में जो रिटेलर है, उसके लिए उन सब का एक टोटल करके वो एक उसका मार्केट डिमांड शेड्यूल बन जाता है कि 5 उसको देनी है, 6 सेकंड को देनी है बी वाले को, और सी कंज्यूमर को कितनी देनी है, 7 देनी है। तीनों को मिलाकर के 18 की उसकी डिमांड होगी, तो इसे कहा जाता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। आपको बिल्कुल सिंपल समझ में आ गया होगा। इसी तरह से प्राइस 2 पर उसने बना लिया, प्राइस 1 पर तो इतनी जानी है, प्राइस 2 पर ए को 4 देनी है, बी को 5 देनी है और सी को 6 देनी है, तीनों को जोड़ के 15 देनी है। तो ये इसका मार्केट डिमांड शेड्यूल बन गया। इसी तरह से प्राइस 3 पर तीनों को ऐड कर दिया, ये 12 का हो गया। 4 पर प्राइस पर 2 + 3 + 4 = 9 हो गया। तो ये डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल कहा जाता है इसे। अब आता है डिमांड कर्व क्या होता है। डिमांड कर्व क्या होता है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड डिमांड कर्व। यानी कि जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है इस डिमांड शेड्यूल की, जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, इसको हम एक ग्राफ के द्वारा अगर दिखाते हैं तो उसे डिमांड कर्व कहा जाता है। जैसे समझ लीजिए ये भी 2 तरह का होता है, 2 प्रकार का होता है, यानी कि एक तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व और एक मार्केट डिमांड कर्व। जैसे हमने शेड्यूल बनाया था उसी का हम डिमांड कर्व बना सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाते हैं। देखिए इंडिविजुअल डिमांड कर्व के लिए यहाँ प्राइस और यहां पर हमारा आ गया ए कमोडिटी ले लीजिए, प्राइस है 1 2 3 और कमोडिटी है 5 4। अच्छा, आप हमेशा याद रखेंगे जब डिमांड, हम कोई भी डिमांड कर्व की बात करते हैं या डिमांड पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्राइस का क्वांटिटी के साथ, यानी कि ए कमोडिटी की क्वांटिटी लिखी है हमने कि प्राइस अगर 1 होती है तो क्वांटिटी 5 लेता है, प्राइस 2 होती है तो क्वांटिटी 4 लेता है। तो हमेशा प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन होगा, यानी कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती चली जाएंगी ऐसे क्वांटिटी घटती चली जाएगी, यानी कि डिमांड कम होती चली जाती है। तो ये इस तरह से आपको बनाना है हमेशा, यहाँ भी हर जगह यही देखो ध्यान देना है आपको। 1 2 3 4 जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे क्वांटिटी घट रही है। अगर आप क्वांटिटी को बढ़ा देंगे तो वो डिमांड नहीं कही जाएगी। डिमांड का हमेशा प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। तो इसका एक डायग्राम हम बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो डायग्राम कैसे बन जाएगा? ये बन जाएगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी लिख दीजिए, और यहाँ पर आप लिख देंगे प्राइस। 1 2 3 4 5 क्वांटिटी 5 तक है, प्राइस भी 1 2 3 4। अब यहाँ प्राइस 1 है, लिख लेते हैं इसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4। प्राइस 1 है तो क्वांटिटी कितनी है? 5 है। प्राइस 1 के साथ क्वांटिटी 5 है, तो यहाँ पर पॉइंट प्लॉट हो गया। और प्राइस 2 है तो क्वांटिटी है 4, इस तरह से लगा देते हैं। प्राइस 2 है तो क्वांटिटी 4 है, और प्राइस 3 है तो क्वांटिटी 3 है। अब इन पॉइंट्स को मिला देते हैं, ये हमारा डिमांड कर्व हो जाता है। इसको सीधा सीधा मिला देंगे, थोड़ा सा
इस तरह से। तो ये हमारा डिमांड कर्व हो जाता है, जो इन पॉइंट्स को मिलाते हुए बन जाता है, इसे डिमांड कर्व कहा जाता है। अब ये कर्व, इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। प्राइस 1 है तो क्वांटिटी 5 है, प्राइस 2 है तो क्वांटिटी 4 है, प्राइस 3 है तो क्वांटिटी 3 है। तो इसको हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में शो कर दिया, तो इसे हम कहेंगे डिमांड कर्व, यानी कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व। सपोज ये मार्केट डिमांड कर्व भी आपके में बनाना है, सपोज मार्केट डिमांड कर्व बनाना है, तो उसमें वो भी ऐसे ही बन जाएगा। यहाँ एक्स एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, वाई एक्सिस, तो यहाँ डिमांड और यहाँ प्राइस। अब देखिए प्राइस 1 पर डिमांड कितनी है, 18, तो 18 1 पर 18, और प्राइस 2 पर डिमांड है 15, हो गई। प्राइस 3 पर डिमांड है 12, प्राइस 4 पर डिमांड है 9, तो अब इसको हम मिला देंगे, यहां लिख देंगे 5 + 6 + 7 = 18 इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर हम लिख देंगे 4 + 5 + 6, यहां लिखेंगे 3 + 4 + 5 12, और यहां पर लिख देंगे 2 3 4, 2 + 3 + 4 = 9, और ये डिमांड कर्व हो गया, डिमांड कर्व DD, तो इसे बोलेंगे मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व हो गया। सिंपल है, ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व बनाना आपको आ गया, बहुत सिंपल है। अब ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहते, इसलिए आज इतना ही समझ लें। इससे आगे का लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच।